भूत ने भारत को ढूंढ लिया। यूरोप का उबला-बासी मांस खाकर परेशान हो चुका था और फिर मैंने एक ऐसे देश की तरफ कदम बढ़ाया जहां आने का हर यूरोपियन का सपना था। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए 15वीं शताब्दी के यूरोप की बर्फ से ढकी सर्द रातें, कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा हुआ बेस्वाद उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। उस दौर की तरफ देखा। उन्होंने तय किया कि जमीन का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, हम पानी का सीना चीरकर भारत का दरवाजा ढूंढ निकालेंगे। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। आज के समय में बिना दिशा सूचक यंत्र के अनजान शहर में जाना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, उस दौर में जब लोगों का मानना था कि दुनिया चपट्टी है, नाविकों में खौफ था कि अगर वे समंदर में बहुत दूर गए तो दुनिया के किनारे से नीचे एक अनंत खाई में गिर जाएंगे या उन्हें विशाल समुद्री राक्षस निगल लेंगे। समंदर उस समय एक ऐसा क्रूर हत्यारा था जो बिना चेतावनी दिए इंसान को लील जाता था। इन्हीं डरे हुए लेकिन लालची माहौल में पुर्तगाल से एक आदमी निकला जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। उसने कहा, महाराज, मैं खोजूंगा भारत। वो अपनी नाव ले और में यूरोप के पास न तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और न ही खाने में कोई स्वाद। उन्हें अपने मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें जान डालने के लिए एक जादुई जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी और वह जादू था मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये मसाले उनके यहाँ नहीं उगते थे। ये आते थे एक रहस्यमयी, दूरस्थ और परिकठाओं जैसे देश से जिसे दुनिया भारत कहती थी। भारत उस समय दुनिया का वो खास स्थान था जहाँ हर कोई जाना चाहता था, लेकिन किसी के पास वहाँ का सीधा रास्ता या नक्शा नहीं था। सदियों से अरब के व्यापारियों ने इस रास्ते पर अपना दबदबा बना रखा था। वे भारत से सस्ते दाम में मसाले खरीदते और रेगिस्तानी रास्तों से होते हुए यूरोप के बाजारों में उसे सोने के भाव बेचते थे। अरब के व्यापारी यूरोपियनों के लिए वो सख्त कर वसूलने वाले बन गए थे, जो कहते थे या तो हमारी मुंह मांगी कीमत दो या फिर अपना वो फीका और सड़ता हुआ मांस खाते रहो। यूरोप के राजा इस बात से बौखलाए हुए थे, खासकर स्पेन और पुर्तगाल के शासक। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें भारत चाहिए था, लेकिन जमीन के रास्ते से जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि बीच में उस्मानिया साम्राज्य जैसी विशाल दीवार खड़ी थी। तब पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने अपनी अपनी दूरबीनें उठाईं और समंदर की उठती हुई खूंखार लहरों अनहूस लगने वाला दिन। पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह किसी शानदार जश्न का नहीं बल्कि एक खौफनाक मातम का गवाह बन रहा था। किनारे पर खड़ी हजारों की भीड़ ऐसे छाती पीट पीट कर रो रही थी जैसे वास्को डी गामा और उसके नाविकों को किसी समुद्री यात्रा पर नहीं बल्कि सीधे यमराज के पास एक तरफा टिकट देकर भेजा जा रहा हो। जैसे ही लिस्बन का तट आंखों से ओझल हुआ और जहाज खुले अटलांटिक महासागर में पहुंचे, समंदर ने अपना असली खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया। न कोई दिशा सूचक यंत्र, न कोई मौसम विभाग की चेतावनी और न ही कोई दिशा बताने वाला यंत्र जो पूरी तरह सटीक हो। सिर्फ आसमान के तारे और भगवान के भरोसे ये मुसाफिर एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे जिसका नक्शा आज तक किसी इंसान ने नहीं बनाया था। कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक रहा, हवाएं मेहरबान रहीं, लेकिन फिर अटलांटिक महासागर का मिजाज खराब हो गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं जैसे 10 मंजिला पानी की इमारत टूटकर सीधे जहाजों पर गिर रही हो। आसमान में बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं मानो ऊपर कोई महायुद्ध चल रहा हो। तूफानी हवाओं ने जहाजों के पालों को फाड़कर चीथड़े कर दिया। लकड़ी के जहाज ऐसे चरमरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी हड्डियां चबा रहा हो। निचले हिस्से में नाविकों की हालत देखकर तरस आता था। दिन रात के हिचकोलों से उब दिखा दिया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थीं, हवाएं जहाज के चीथड़े उड़ाने पर आमादा थीं। डियाज की हालत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई, मुझे नहीं चाहिए भारत, मेरी जान ज्यादा कीमती है। उसने उस जगह का नाम रखा तूफानों का अंतरीप और अपनी नाव उल्टी घुमाकर वापस पुर्तगाल भाग गया। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के सीने में अभी भी मसालों की आग जल रही थी। बार्थोलोम्यू डियाज के वापस लौटने के 10 साल बाद पुर्तगाल के दरबार में एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं बल्कि उसे जीतने की जिद थी। एक ऐसा जिद्दी और सन की नाविक जो मौत के मुंह में हाथ डालने का शौक रखता था। उसका नाम था वास्को डी गामा। राजा ने वास्को डी गामा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम वो कर सकते हो जो डियाज नहीं कर पाया? क्या तुम समंदर के उस शैतानी दरवाजे को तोड़कर मेरे लिए भारत ला सकते हो? वास्को डी गामा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगला तो मैं आपके कदमों में पूरी दुनिया का व्यापार लाकर रख दूंगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी इतिहास की गया। ऐसा लग रहा था मानो समंदर और आसमान ने मिलकर इन जहाजों को पीसने की कसम खा ली हो। लहरें इतनी विशाल थीं कि जहाज उनके सामने पानी के बुलबुले लग रहे थे। एक लहर जहाज को आसमान की तरफ उछालती तो दूसरी उसे पाताल में धकेल देती। साव राफेल जहाज का ढांचा बुरी
बुरी तरह टूट गया था। हर नाविक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंतिम समय की प्रार्थना करने लगा। लेकिन वास्को डी गामा जहाज के पहिए को लोहे की तरह मजबूती से पकड़े, सीना ताने, तूफान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में थी। वो उन्हें निगलना चाहती थी, लेकिन एक इंसान कण समंदर में फेंक दिए और चीख कर बोला, सुन लो कान खोलकर, अब हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। अगर किसी ने वापस जाने की बात की तो समंदर बाद में मारेगा, मैं उसे पहले अपने हाथों से काट डालूंगा। उस आदमी के इस पागलपन और खौफनाक जुनून के आगे शायद मौत को भी पसीना आ गया होगा। और तभी वो सबसे खौफनाक घड़ी आ गई। वे अफ्रीका के उस सबसे निचले सिरे पर पहुंच गए थे जहां 10 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने अपनी हार मान ली थी। वो जगह थी तूफानों का अंतरीप, आसमान दिन में ही स्याह काला हो कि शुद्ध जिद और पागलपन के आगे वो भी हारने लगी। कई दिनों की इस रोंगटे खड़े करने वाली मौत की लड़ाई के बाद अचानक एक सुबह चमत्कार हुआ। तूफान थम गया, हवाएं सर्द से गर्म होने लगी, लहरें शांत हो गईं और पानी का रंग बदल गया। वास्को डी गामा और उसके बचे खुचे थके हारे नाविकों ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने वो कर दिखाया था जो दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने उस मौत के दरवाजे को तोड़ दिया था और अब वे एक बिल्कुल नए महासागर, हिंद महासागर में प्रवेश कर चुके थे। उस दिन के बाद से उस खूंखार तूफानों के अंतरीप का नाम बदलकर हमेशा के लिए उम्मीद की किरण रख दिया गया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि भारत का रास्ता यहीं से जाता है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। वे हिंद महासागर में तो आ गए थे, लेकिन भारत अभी भी बहुत दूर था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये समंदर उनके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ का पानी, यहाँ की हवाएं, सब कुछ अनजान था। उन्हें नहीं पता था कि भारत किस दिशा में है। उन्हें अब एक ऐसे इंसान की सख्त तलाश थी जो इस अनजान पानी का उस्ताद हो, जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस स्वर्ण भूमि तक ले जाए। उन्हें एक स्थानीय राहगीर चाहिए था जो आज के सजीव नक्शे की हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी नाम का एक शांत और खूबसूरत बंदरगाह था। मौत के समंदर को पार करने के बाद वास्को डी गामा के टूटे फूटे जहाज और उसके बदबूदार थके हारे नाविक जब वहां पहुंचे तो उनकी हालत जिंदा लाशों जैसी हो चुकी थी। उन्हें बस एक ही चीज की तलाश थी, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें उस रहस्यमयी भारत तक ले जाए। उन्हें आज के दौर का एक जिंदा नक्शा चाहिए था। और यहीं पर इतिहास ने सबसे बड़ा और मजेदार मोड़ लिया। वास्को की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसका हाथ पकड़कर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस भारतीय नाविक ने उसे जो चीज दिखाई, उसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। उसने सितारों की स्थिति, मानसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का ऐसा सजीव ज्ञान समझाया जिसे देखकर वास्को डी गामा को लगा कि ये लोग तो समंदर के असली उस्ताद हैं। हवा का रुख बदला। मानसून की तेज और मेहरबान हवाओं ने वास्को डी गामा के जहाजों के फटे हुए पालों में नई जान फूंक दी। अब उन्हें पतवार घुमाने की भी जरूरत नहीं थी। हवाएं खुद उन्हें उनकी मंजिल की तरफ धकेल रही थीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नाविकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या सच में कोई भारत है या ये सब एक छलावा है? तभी एक शाम आसमान में कुछ समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। ये पक्षी पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। वास्को डी गामा समझ गया, जहाँ पक्षी जा रहे हैं वहीं कोई जमीन है। और फिर आई 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह। समंदर की लहरें एकदम शांत थीं। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर ऐसे बिखर रही थीं जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना बिछा दिया हो। अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसने पुर्तगालियों के दिमाग सुन्न कर दिए। यह ना तो उनके जहाजों की सड़ांध थी और ना ही समंदर के खारे पानी की महक। यह चंदन, इलायची और काली मिर्च की वो दिव्य और नशीली खुशबू थी जिसके लिए उन्होंने मौतों का समंदर पार किया था। कोहरा छंटा और उनके सामने उभरी नारियल के ऊंचे पेड़ों की कतारें। दूर से मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और एक विशाल वैभवशाली शहर उनके सामने खड़ा था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह भारत का पश्चिमी तट था, कालीकट, जो आज के केरल में है। वास्को डी गामा और उसके नाविकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। महीनों से मौत को चकमा देते देते वे आखिरकार उस स्वर्ण भूमि पर पहुंच ही गए थे। जैसे ही जहाज किनारे लगे, नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े। वे घुटनों के बल गिरे। कुछ ने रेत को चूम लिया, कुछ रोते हुए आसमान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा की जीत नहीं थी, यह यूरोप के उस खौफ पर जीत थी जो उन्हें सदियों से डराता आ रहा था। लेकिन जब वास्को डी गामा ने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा था कि वो किसी पिछड़ी हुई जगह पर जा रहा है, लेकिन कालीकट तो उस समय का महान नगर या स्वर्ण नगरी लग रहा था। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे। सोने की तरह चमकते मसाले बोरियों में ऐसे खुले पड़े थे जैसे उनके यहाँ मिट्टी पड़ी होती है। रेशम के कपड़े, बेशकीमती रत्न और मसालों के पहाड़ देखकर वास्को डी गामा को समझ आ गया कि जिस भारत को वो खोजने का घमंड कर रहा था, वो भारत तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज बना बैठा था। फिर बारी आई वहाँ के राजा से मुलाकात की। केरल के उस बेहद शक्तिशाली राजा का नाम था जामोरिन। जरा इस अजीबो गरीब सांस्कृतिक टकराव की कल्पना कीजिए। राजा जामोरिन अपने भव्य दरबार में एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर
बैठे थे। उनका पूरा शरीर बेशकीमती गहनों, सोने की मोटी जंजीरों और हीरों से लदा हुआ था और उनके सामने खड़ा था वास्को डी गामा, जिसने महीनों से ठीक से नहाया नहीं था, जिसके कपड़े फटे पुराने और अजीबोगरीब थे। वास्को डी गामा ने थोड़ा अकड़ते हुए राजा को अपना उपहार पेश किया। अब सोचिए वो पुर्तगाल से क्या लाया था। कुछ सस्ती लकड़ियां, कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद। ये देखकर राजा जामोरिन के दरबारियों को जोर की हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, अरे भिखारी, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो? हमारे यहाँ के नौकर भी इससे महंगा सामान पहनते हैं। लेकिन राजा जामोरिन बहुत ही शांत और समझदार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इस विदेशी मेहमान का स्वागत किया और उसे अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस चीज के लिए यूरोप वाले सालों से तरस रहे थे, वो भारत ने उन्हें बिना किसी लड़ाई के ऐसे ही दे दी। लेकिन वास्को की आंखों में अब एक अलग ही चमक आ चुकी थी। वह सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था, उसने कालीकट की अपार संपत्ति देख ली थी और उसके लालची दिमाग में अब एक ऐसा शैतानी महायोजना पक रही थी जो अगले कुछ दशकों में पूरी दुनिया का इतिहास खून से लिखने वाला था। वास्को डी गामा ने कालीकट में कुछ महीने बिताए और वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। उसने देखा कि यहाँ का माल तो एकदम सबसे उत्तम है। उसने अपनी बची खुची कौड़ियों और पैसों से अपने जहाजों को मसालों से ऐसे भर लिया जैसे कोई इंसान किसी मुफ्त की दावत में अपनी प्लेट में खाना ठूंसता है। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जहाजों की लकड़ी तक मसालों की महक से सराबोर हो गई थी। एक भारतीय जहाज भी उसने अपने साथ ले लिया ताकि माल ज्यादा ले जाया जा सके। अब बारी थी वापसी की। वापसी का सफर भी कम खौफनाक नहीं था। बीमारियां और तूफान फिर से नाविकों पर टूट। बेर का खजाना मिल गया। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन, सबके राजाओं की रातों की नींद उड़ गई। पूरे यूरोप में आग लग गई कि ये कंगाल पुर्तगाल वाला रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं। देखते ही देखते यूरोप के हर देश ने अपने अपने जहाज समंदर में उतार दिए। समंदर में जैसे भीड़ लग गई। सब एक ही रट लगाए हुए थे, चलो भारत, चलो भारत। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे स्याह, सबसे खौफनाक और दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। वास्को डी गामा ने जिस समुद्री दरवाजे को खोला था वह असल में आफत का पिटारा था। यह सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता नहीं था, यह यूरोप के खूनी लालच, क्रूरता और साम्राज्यवाद का एक सीधा निमंत्रण था। जिन पुर्तगालियों का राजा जामोरिन ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि मानकर स्वागत किया था, उन्होंने व्यापारिक चौकियों को किलों में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने तोपें तान दी और समंदर पर दादागिरी शुरू कर दी। उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी अपनी नौसेना लेकर आ धमके और अंत में आया इतिहास का सबसे शातिर, सबसे खतरनाक सफेद पोश भेड़िया, अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी। इन यूरोपीय ताकतों को अब सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, उनकी नजर अब पूरी सोने की चिड़िया पर थी। उन्होंने भारत की रियासतों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। भारत का वो शांत और वैभवशाली तट जो कभी सिर्फ रेशम, मसालों और संस्कृति के आदान प्रदान का वैश्विक केंद्र था, अब बारूद की गंध, तोपों की गूंज और कूटनीति के गंदे खेल से दहलने लगा। जिस देश ने अपनी महान उदारता के चलते एक फटेहाल, थके हारे विदेशी नाविक को पनाह दी थी, उसी देश को इन व्यापारियों ने अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। व्यापार के नाम पर लूट का ऐसा नंगा नाच शुरू हुआ जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश की कमर तोड़ दी। सदियों तक भारत के माथे पर उपनिवेशवाद का कलंक थोप दिया गया। भारत का सारा सोना, सारा वैभव जहाजों में भर भर कर यूरोप की तिजोरियों में जाने लगा और वहां की सड़कें भारतीय खून पसीने से चमकने लगी। लेकिन क्या भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था जिसे कोई भी नाविक आकर खोज ले और कोई भी राजा आकर जीत ले? नहीं, भारत एक विचार है, एक अजेय और अमर आत्मा है। सदियों की गुलामी, अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार के बावजूद इस आत्मा की आग को कुचला नहीं जा सका। वास्को डी गामा ने भले ही 1498 में भारत की जमीन तक पहुंचने का रास्ता खोजा था, लेकिन दुनिया ने असली भारत को तब जाना जब 15 अगस्त 1947 को इस देश ने अपनी छाती पर रखी गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। जब लाल किले की प्राचीर से आसमान में तिरंगा शान से लहराया तो दुनिया को यह परम सत्य समझ में आ गया कि भारत को कोई खोज नहीं सकता। यह वो सनातन सत्य है जो हमेशा से था, है और अनंत काल तक रहेगा। और इस तरह मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई एक खौफनाक समुद्री यात्रा ने दुनिया को उसका सबसे बड़ा सबक सिखा दिया कि आप सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।